यौम दिफा के मौके पर कौमी यादगार शक्करपड़िया इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शरीक हुए। कौमी यादगार पर फूल चढ़ाए और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी भी की। अपने खिताब में निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि कौम अपने शहदा को भूली नहीं है, जिन्होंने वतन की खातिर अल्लाह की राह में जानों का नजराना पेश किया। वतन अवाम उनके दिफा में अपनी अपनी जानें कुर्बान करते हैं, वो दरअसल अल्लाह ही की राह में अपनी जानों का नजराना पेश कर। यही वो लम्हा होता है जो बज़ाहिर मौत का नज़र आता है, लेकिन दरअसल हयात जावेदाना के साथ उसका मिलाप हो जाता। तो हमारे शुहदा हमारे झूमर हैं, हमारे शुहदा और उनके ख़ानदान हम इनके मकरूज़ हैं, और इस कर्ज़ की अदायगी में जो छोटा सा नजराना हम पेश कर सकते हैं वो उनके और उनके प्यारों की तकरीम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि यौम दिफा शुहदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का एक अहम संग मील है। 65 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत को जुर्रत और पेशावराना महारत से नाकाम बनाया। फौज और अवाम के दरमियान एतमाद हमारा कीमती असासा है। हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यौम दिफा के मौके पर पैगाम में कहा है कि ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 65 की जंग में कौमी इत्तेहाद और यकजहती का अजीम जज्बा देखने में आया। इसी जज्बे से हमने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। फौज अपने नज़्मो ज़ब्त और आला पेशा वराना मयार की बदौलत दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह हमारा तर्ज इम्तियाज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। दिफाए वतन को अपनी जान से मुकद्दम रखना पाक फौज के हर ऑफिसर और जवान का अज़्म है। शहदा की कुर्बानियों, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिले तकलीफ मिसालें हैं। शहदा के खून से आज़ादी के चिराग रोशन होते हैं। शहदा का तकद्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज और अवाम के माबैन एतमाद हमारा कीमती असासा है। हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने जिस जानफिशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं। पाक फौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। मजबूत मैशियत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक्तसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो बिजली की चोरी है जो मेरी मालूमात के मुताबिक 589 अरब रुपए की चोरी हर साल होती है। तो उस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं उसकी तफसीलात वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब बताएंगे आपको, और उस मुख्तसर गुफ्तगू के बाद हम कुछ अहम सवालात लेंगे और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त भी लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी के बाद बाकी जो मसाइल हैं, लोगों के बढ़े हुए बिल जिससे लोग जायज़ तौर पर परेशान हैं, उसमें क्या हम कर सकते हैं, और जो पावर सेक्टर का जो बहरान है, जो उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, उस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर एक सिलसिलावार एक प्रेस ब्रीफिंग्स होंगी। आज सिर्फ बिजली की चोरी के हवाले से है, तो मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, सीधा हम जाएंगे वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब के पास। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मैटर है, जैसे सोलंकी साहब ने फरमाया, वो बिजली की चोरी जो मुल्क में हो रही है, उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे मुल्क में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल पेमेंट नहीं करते अपने। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, और कराची इलेक्ट्रिक का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर इलाके के अंदर अलग अलग लेवल की चोरी होती है और अलग अलग परसेंटेज है रिकवरी की। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से, वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है।
یہ جو 589 ارب جو لوگ پے نہیں کرتے یا چوری کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں، جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں، ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے۔ جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی، جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں ان کی پرائس، ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے، بجلی کی چوری کم کرنی ہے، اور جو لوگ بل پے نہیں کرتے ان سے ریکوری کرنی ہے۔ تو میرے پاس 4 سلائیڈز ہیں، وہ 4 سلائیڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ مل جائے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ کہ ہم کیا اسٹیپس لے رہے ہیں۔ جو پہلی سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 2 کالم ہیں، ایک ہے TND جو کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں، اور دوسرا ہے ریکوری۔ پہلی 5 جو ڈسکوز ہیں وہ ہے اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان۔ ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ 79 بلین یونٹس کا ہوتا ہے۔ 79 بلین ٹوٹل جو اماؤنٹ وائز ہے وہ 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے آؤٹ آف ٹوٹل 3044 ارب کی بلنگ میں سے۔ تو یہ 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز 3044 ارب کی بلنگ کرتی ہیں اور نقصان ہے 100 ارب کا، وچ مینس کہ 3% نقصان ہے ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا۔ اس کے نیچے جو 5 کمپنیز ہیں، پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر اور ٹرائبل ایریاز کا اور AJK کا، اس کے اندر ہمیں جو نقصان ہے وہ 489 ارب کا نقصان ہے آؤٹ آف ٹوٹل بلنگ آف 737 بلین۔ ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو نقصان ہے گورنمنٹ کو وہ 60% کا نقصان ہے۔ تو ان 5 جو نیچے کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 5، ان میں جو ہم بجلی جتنی بیچتے ہیں اور بل کرتے ہیں 60% اس میں ریکوری نہیں ہوتی ہے، جبکہ اوپر کی 5 کمپنیز میں 3-3.5% ریکوری نہیں ہوتی ہے۔ اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے بتانا کہ کون سے ہمارے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، کون سے علاقے ہیں جہاں پر ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ پورے پاکستان میں ایک ہی ریٹ پہ بجلی ملتی ہے، تو وہ لوگ جو کہ اچھی ڈسٹریبیوشن کے کمپنیز کے کسٹمرز ہیں انہیں زیادہ بل پے کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پر آ جائیں جی۔ یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت جو 52 سرکلز ہیں اس میں کس سرکل میں زیادہ نقصان ہے۔ تو جو پہلے آپ جو اونچی والی بارز دیکھ رہے ہیں جو کہ 90% تک جا رہی ہیں، یہ والا جو ہے بارز وہ ہیں جس میں 60% سے زیادہ لاس ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہم نے دکھائی ہیں وہ جس میں 30 سے 60% کا لاس ہے، پھر 15 سے 30، پھر 11.7 سے 15% اور پھر لیس دین 11.7۔ اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کون سے ہمارے علاقے ہیں، کون سے فیڈرز ہیں جہاں پر بجلی کی چوری اور لیک آف ریکوری زیادہ ہے اور کہاں پر کم ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور اس ڈیٹا کی بنا پر ہی ہم آگے اسٹیپس لیں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ پر آ جائیں۔ بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر چوری زیادہ ہے۔ ہم نے 2 علاقے یہاں پر ہائی لائٹ کیے جس میں کہ چوری کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے۔ یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو مردان کے جو ورسٹ فیڈرز ہیں مردان کے علاقے میں، اور وہاں پر 4 فیڈرز کے ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے، رنگ روڈ کا، شمسی روڈ کا، 4 سدہ روڈ کا اور جان آباد کا۔ اگر آپ دیکھیں تو 69.9% لاس ہے، ایک میں 51%، دوسرے میں 51% اور تیسرے میں 83%۔ مطلب یہ ہے کہ 50% سے لے کے 83% تک لوگ جو ہیں یا تو بجلی چوری کر رہے ہیں یا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹوٹل اماؤنٹ صرف اس ایک علاقے سے جو ہمارا نقصان ہے وہ 1 ارب سے زیادہ ہے سال کا، صرف ایک علاقے سے۔ آگے آ جائیں۔ دوسری اگزامپل آپ دیکھیں شکارپور کی، وہاں پر ہم نے 2 فیڈرز لیے ہیں، دونوں میں تقریباً 82 اور 84% نقصان ہے، اور ٹوٹل نقصان جو ہمارا ہے وہ 600 ملین روپے کا ہے۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو علاقے جہاں پر ہماری بجلی کی چوری زیادہ ہے اس کا ہمیں پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دیں گے اور وہاں پر ہم بجلی کی چوری کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کریں گے اور پوری محنت کریں گے۔ لاسٹ سلائیڈ جو ہے پروپوز سولوشنز کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بجلی کی چوری جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے 3 ہم نے اسٹیپس لیے ہیں۔ ایک وہ اسٹیپس جہاں پہ بجلی کی چوری کم ہے، 15 سے 30% ہے، جو سب سے اوپر والا باکس ہے، اس میں ہم ٹیکنالوجی کے تھرو انٹرونشن کریں گے، جو ہمیں ٹرانسفارمرز اور اسمارٹ میٹرنگ اور باقی سولوشنز ہوں گے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ جہاں پر لاس 30 سے 60% ہے وہاں پر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں یا نہ کریں۔ تیسرا انفورسمنٹ جو ہے جس میں 60% سے زیادہ ہے وہاں پر انفورسمنٹ میجرز ہم لیں گے، اور میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2085 فیڈرز ہیں وہاں پر کس طریقے کی انفورسمنٹ ہوگی۔ پرائم منسٹر کی انسٹرکشن تھی کہ
ان تمام جو بجلی کی چوری سے کنٹرول کرنا ہے. پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری اپنی پرفارمنس, سیکریٹری پاور کی پرفارمنس, جو آئی جیز ہیں, جو چیف سیکریٹریز ہیں, ان سب کی پرفارمنس کا یہ پارٹ ہوگا کہ ہم نے یہ بجلی کی چوری کس طریقے سے کنٹرول کی اور کتنی ہم کنٹرول کر سکے ہیں. تو یہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے. سیکنڈلی جو ہم اسٹیپس لے رہے ہیں وہ جو کچھ اسٹیپس ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو ہمیں بہتری کرنی ہے سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو صحیح کرنا ہے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اوورسی کرتا ہے, تو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم چینجز لائیں گے. سیکنڈلی اس کی مینجمنٹ کے اندر ہم چینجز لائیں گے. اس کے علاوہ تمام چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے پروونسز میں, ان کا فل سپورٹ ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک اور اسٹیپ یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ایک لسٹ بنا لی ہے ان آفیسرس کی جو کہ ملے ہوئے ہیں چوری کے اندر, ان کی لسٹ بن چکی ہے. یہ ہم نے ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے لسٹ بنائی ہے, اور ان آفیسرس کی ریشفلنگ ہو رہی ہے, ان کو فیلڈ کی جاب سے ہٹایا جائے گا. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو 2-3 لیولز کے لوگ ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں, جب بھی 80% کی چوری اور 60% کی چوری ہو رہی ہے. تو جتنے آفیسرز چوری میں انوالوڈ ہیں یا بلز ریکور نہیں کرتے, ان سب کی ریشفلنگ ہو رہی ہے. یہ پوری لسٹ بن چکی ہے آفیسرز کی, اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے, بیکاز ان کی اپروول کے بعد ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروونشل لیول پہ ٹاسک فورس بنائیں گے جس کے اندر پروونشل سیکریٹری انرجی ہوں گے, یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا, پولیس کی طرف سے آفیسرز ہوں گے. ڈویژنل لیول پہ ہم کمشنر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ڈی سی لیول پہ ڈی سی ول ہیڈ, تحصیل لیول پہ اے سی ول ہیڈ, اور ہم یہ تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے اسلام آباد سے. ہماری آرگنائزیشن ہے PPMC, اس میں ہم نے ڈیش بورڈ بنا لیا ہے جس میں ہر ڈسکو کی پرفارمنس آن اے ڈے ٹو ڈے, آور ٹو آور مینیج ہوگی. ہم نے کنٹرول روم آلریڈی اسٹیبلش کر لیا ہے, تو یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے. لیکن جو امپلیمنٹیشن, جو کنٹرول, جو ایگزیکیوشن ہے وہ آن گراؤنڈ ہوگی ایٹ دا پروونشل لیول, ڈسٹرکٹ لیول اینڈ تحصیل لیول. لاسٹلی ہم ایک ڈرافٹ لا کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ ایک کرمنل آفینس ہے اور اس کی FIR بھی کٹتی ہے, لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس چیز کی اسپیشیلٹی نہیں ہے اور وہ FIR کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا, بیکاز ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے, ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوری ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی بہت سارے اور کرائمز ہیں. تو اس کو پراپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے الگ سے کورٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں. فار ایگزامپل FIA کے اپنے پولیس فورس ہے, ریلویز کی اپنی پولیس فورس ہے, اینٹی نارکوٹکس کی ہے, اور کورٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں. ہم ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم جو پورا انفراسٹرکچر ملک کے اندر جو ہے انفورسمنٹ کا, اس کو اسٹیبلش کریں گے. ساتھ ساتھ اسپیشل کورٹس ہوں گے جس کے اندر یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں اس لا کا ڈرافٹ فائنلائز کر کے ہم اس کو موو کریں, اور اس آرڈیننس کا, اور اس کو ہم اپروول کے لیے بھیج دیں آگے. تو یہ تمام میجرز سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں. منسٹری آف انرجی اسلام آباد میں, پروونسز, فیڈرل گورنمنٹ, کیبنٹ, ایوری ون از لوکنگ ایٹ اٹ, اور بہت ہی کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو 589 ارب کی جو چوری ہے اس کو جلد از جلد کم سے کم کیا جائے. تھینک یو جی. جی سولنگی صاحب, ایک سیکنڈ ہم ایک ترتیب میں جائیں گے جتنے ہر ایک کو موقع ملے گا. صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی باری آئی اور اس سے پہلے آپ ہی کا سوال آپ کا کوئی بھائی یا بہن پوچھ چکا ہے, تو یا تو آپ نیا سوال کریں یا یہ باری کسی اور کو دے دیں. دوسرا میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو آج کا ایشو ہے کہ تھیفٹ کے اوپر, تو کوشش کریں کہ اسی کے اوپر ہی کوشچن ہو. سب سے پہلے سیف الرحمان صاحب جی ہوتے صاحب, آپ ظاہر ہے نئے ہیں, ہم آپ کو اس تمام جتنی بھی کارروائی ہے ہم اس کے الزام بھی نہیں ٹھہرائیں گے, اور سیکرٹری صاحب بھی میرا خیال بہت زیادہ آسانی ہوا, یہ معاملہ کافی پرانا چلا ہے. سب سوال یہ ہے کہ یہ بجلی چوری ہے جتنی آپ نے 589 بتائی, تو ایک سال کی نہیں ہے, پہلے کام کی یہ بڑھ رہی ہے. یہ تقریباً ایک یونٹ آپ کا جو بھی سسٹم میں آتا ہے نیشنل گریڈ میں, وہ اپروکسیمیٹلی 17-18% اگر دیکھیں تو 30-32 ارب روپے بن جاتا ہے بجلی چوری. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ہم مہینے لیں گے. سوال سر یہ ہے کہ جتنا آپ کا جو سسٹم ہے اوور آل آپ نے سارا ڈائریکٹ آپ نے رپورٹ میں لکھی, اگر اس کو دیکھیں اس تمام چیزوں کو نکال دیں, آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو آپ نے پروجیکشن کیا اپنی منسٹری کے ڈاکومنٹ سامنے دیکھیں, 2000 ارب روپے کے اراؤنڈ ہو رہا ہے. سر اس میں جو مرضی بھی کر لیں
आप लंप से बंदे लें, आईडीए से लें, बाहर से लें, तो लगता है ये सिस्टम इस तरह की देखिए, कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो इसलिए हैं कि माजी में जो बिजली के कारखाने लगे थे उसके अंदर गवर्नमेंट इज़ द ओनली बायर। हमारे मुल्क में जितनी बिजली बनती है उसको परचेज़ गवर्नमेंट करती है। अगर बिजली के कोई यूनिट्स लगते हैं तो उनको ये गारंटी चाहिए कि उनको कम से कम इतने पैसे हर साल मिलेंगे कि वो अपना जो लोन लिया हुआ है उन्होंने और जो उनके मिनिमम फिक्स चार्जेस हैं वो पेमेंट होंगी। तो कैपेसिटी पेमेंट इस वजह से लगती है। जहाँ हमारी पास्ट में एक दो जो गलतियाँ हुई हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट लगी है उसके साथ साथ एक तो ट्रांसमिशन नेटवर्क उस स्पीड से हमने डेवलप नहीं किया। सेकेंडली, हमारे मुल्क में जो डिमांड जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी उस तरीके से नहीं बढ़ी है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि आप आज की तारीख में फ़ौरन ओवरनाइट तो कैपेसिटी पेमेंट कम नहीं कर सकते। हाँ, कैपेसिटी पेमेंट कम हो सकती है लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब हमें ये सोचना है कि हम उन चीज़ों पर फ़ौरन काम करें जो कि 3 माह लगेंगे या 6 माह लगेंगे, उन चीज़ों पर फ़ौरन काम करें जो कि हफ्तों में हो सकती हैं। हमने पावर मिनिस्ट्री में पूरे एक डिटेल्ड वर्क प्लान बनाया है। उसमें तमाम काम जो हमें करने हैं, बिजली चोरी, एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट लॉ, ये तो एक चीज़ है। ट्रांसमिशन की कैपेसिटी जो बढ़ानी है, जो हमें रिन्यूएबल या सोलर के ऊपर प्लांट्स लगाने हैं, इसके अलावा जो कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के डिफरेंट मेजर्स हैं, इन सब के ऊपर काम हो रहा है। तो कैपेसिटी पेमेंट कम करने के ऊपर काम हो रहा है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और जैसे ही इसके ऊपर काम हो जाएगा तो वो भी हम आपके सामने ले आएंगे इंशाल्लाह। जावेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़। जावेद हुसैन से सर, जैसे कि आपने जिक्र किया इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से निकालने एक एक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या निगरान गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि वो एक्ट बना सके या कानून साझा कर सके? दूसरा ये कि जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं जो अफसरान से मुलविस हैं उनकी तादाद बता दीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का जो बड़ा सेक्टर है वो क्या डोमेस्टिक है या कमर्शियल है, इसकी वजाहत कर दीजिए। मुझे इजाज़त है। ऐसे है, 3 बातें आपने कही। एक तो आपने कहा कि क्या लॉ का मैंडेट है, तो जो क्रिमिनल लॉ है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट है। क्रिमिनल लॉ कोई भी फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फेडरल लेजिस्लेचर भी, प्रोविंशियल भी बना सकती है। इस वक्त ऑलरेडी जैसे नैब एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनलाइज करना किसी ऑफेंस को, ऑफेंसेस के ऊपर लॉ बनाना, वो फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों को इख्तियार है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा, अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो अफसरान हैं, ऐसे किया हमने जितने SDO, XCM और SC पोस्टेड ऑफिसर थे उन सब की लिस्ट एजेंसीज को दी और उन्हें कहा जी कि इनके ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट बनाए इंटेग्रिटी के हवाले से। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सारे के सारे एक ही, उसमें शेड्स हैं ना, तो जो वर्स्ट शेड वाले थे जिसे हम जेट ब्लैक कहते हैं, तो जेट ब्लैक वाले शेड वाले सब OSD कर दिए जाएंगे। वो रफली 10 से 15% बनेंगे ऑफ ऑल SDOs, XCMs एंड SCs। बाकी भी तमाम रीशफल कर दिए जाएंगे। रीशफलिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक ही ज़िले में बार बार पोस्टिंग होते हैं तो आपके लोकल कलूजन नेटवर्क्स बन जाते हैं। आपका वो मिल वाला वाकफ है, आपका मोहल्ले वालों से मामला हो गया है, आपके नीचे मुलाजमों से आपके ऐसे रिश्ते बन गए हैं जो होली नहीं है। तो ये जो मेजर रीशफलिंग होगी, इससे एक तो दफ़ा कलूजन नेटवर्क टूटेंगे और दूसरा ये जेट ब्लैक बाहर जाएंगे तो इससे एक मैसेज भी स्ट्रांग जाएगा। दो तीन चीज़ें और भी हम साहब ने जिक्र भी किया है। हम डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं बोर्ड्स को, बोर्ड्स नए बना रहे हैं और जो मैनेजमेंट है उसको भी हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आएंगे। तो ये 3-4 ऐसे काम हैं जो डिस्को लेवल पे होंगे। इवेंचुअल हमारा रास्ता प्राइवेटाइजेशन का है, लेकिन कुछ डिस्कोज तो अभी इस हालत में है कि जब तक उन्हें कुछ बेहतर ना किया जाए तो वो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी दे आर नॉट प्राइवेटाइजेशन रेडी। तो कुछ हमारे डिस्कोज हैं जैसे गैपको है या फैसलाबाद वाली है, ये दोनों बड़ी अच्छी परफॉर्मिंग डिस्कोज है। आइस्को है, इसमें तो अब सीरियस स्टार्ट चल रही है कि IPO किया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है और मिनिस्टर फाइनेंस पे काम कर। जहर अली खान साहब, समा TV। दूसरा सवाल मेरा है, सर मेरे लिखा हुआ है कि नाम लिखकर दिया कि दूसरे नंबर पे आपने पूछना है, चौथे पे पूछ लेंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। कम की बात नाम दे दें यार, इनको दे दें। दूसरे की बजाय अगर चौथे नंबर पे आप सवाल पूछेंगे, चलिए आप पूछ लें। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हमारे कोलीग ने, जावेद भाई ने सवाल पूछा है कि वो रेशो नहीं बदल रही, कि इस वक्त जो डोमेस्टिक
63% हैं जिनका टेरर इंक्रीज का इम्पैक्ट उन पर नहीं पड़ा है, उन पे जो चोरी की रेशियो है कितनी है, और 37% जो बाकी बचते हैं उन में चोरी की रेशियो कितनी है। दूसरा सवाल कि पावर सेक्टर को या जो डिस्कोज है, इस वक्त नेपरा ने भी एक नोट लिखा हुआ है और आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि इनको या तो प्राइवेटाइज किया जाए या प्रोविंशलाइज किया जाए। तो क्या जहाँ पे DI खान में मैंने डेटा मैंने भी देखा है, DI खान में बाज़ गाँव ऐसे हैं जहाँ पे 10 साल से एक भी रिपेयर नहीं हुआ, अंदरून सिंध भी ऐसे मामला है। इस पोजीशन में जो आप प्राइवेटाइज कर या प्रोविंशलाइज करें ये बेहतर रहेगा। थैंक यू। मकबूल सर इसको कर लें हैंडल पहले? हाँ नहीं, इनको दे दें, जवाब दे दें उसके बाद। सर आप पहले पूछना चाहते हैं? नहीं पहले जवाब नहीं, ये जवाब दे दें पहले। अच्छा, एक तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें जीरो बिल रिकवरी, वरना फीडर वाइज एक ये जो अभी दो आपको दिखाने का मकसद था ना, शिकारपुर और ये तो वो एरिया है जो बहुत अच्छे समझे जाते हैं। आम अगर किसी को कहे तुमने मुर्दान जाना है तो वो ये नहीं कहता कि मैं इनसिक्योर एरिया में जा रहा हूँ या शिकारपुर जाना है, तो ये नॉर्मल सिटीज़ है, ये नॉर्मल लोग आम फिरते जुलते, ये कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, कोई बहुत डिस्टेंट एरिया नहीं है, ये यागिस्तान नहीं है। तो लेकिन ये है कि यहाँ भी ये इतना बुरा हाल है, इसका मतलब है अगर यहाँ इतना बुरा हाल है तो उसमें कलूजन शामिल है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग हर वक्त सुबह नमाज पढ़ के जाते हैं और कहते हैं हमने चोरी नहीं होने देनी, और वो बंदे फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं वो एरियाज हैं जहाँ ज़बरदस्ती हो रही है। आपने देखा होगा जब 60% से ज़्यादा चोरी है ना, वहाँ ज़बरदस्ती हो रही है, वो चोरी है ही नहीं एक्चुअली, वो हाईवे रॉबरी है। वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है कि वो बंदा कहता है जी जो तुमने जो मर्जी करना है कर लो। यहाँ कसूर में ऐसा एरियाज है दरियावली साइड पे सतलज के साथ, और एक टक्के जइयों का महल्ला है शादरा में, शादरा इज जस्ट ऑन लाहौर का हिस्सा है, तो वहाँ पे वो दोनों जगह वो जबरदस्ती बिजली चोरी करते हैं। टक्के जइयों के महल्ले में देर आर लेडीज, वो बंदे बाहर निकल जाते हैं महल्ले से, और हमारे बंदे जब देते हैं लेडीज बर्तनों से उनके मारते हैं, और वो लेडीज के साथ ज़्यादा हाथापाई भी नहीं, साथ कैमरे पे वो बनाते और साथ वो जब भी उस महल्ले में ऑपरेशन हुआ जब काम हुआ, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, मेरे आने के बाद भी 2 दफ़ा हुआ, दोनों दफ़ा ना काम हुआ। सो ये कुछ पॉकेट्स हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, ऐसे पॉकेट्स हैं। अभी ये जो मकसद है टास्क फोर्स बनाने का और स्पेशलाइज फोर्स बनाने का, वो भी ये है कि ये एरिया जो बिल्कुल आउट ऑफ द प्रीव्यू निकल गए हैं, इनको वापस प्रीव्यू के अंदर लाया जाए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल जो है उसको मैं जवाब देता हूँ। देखिए, प्रोविंशलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रोविंसेस को ही देंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। कोई भी इतना बड़ा फैसला करने से पहले तमाम ऑप्शंस को ओपन रखना होता है। प्रोविंसेस को देने के अंदर भी मेरिट है। अगर आप दुनिया में और मुल्कों को देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती हैं, प्रोविंसेस के अंडर होती हैं। तो बहुत सारे मुल्कों में, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पर सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, उसके अंदर प्रोविंसेस के पास बिजली बेचने का इख्तियार होता है, उनके पास अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, बिकॉज वो ऑन ग्राउंड होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इनके पास होती है, मैनेज करना आसान होता है। सिमिलरली बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइवेटाइज हुई हुई है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेचता है। दोनों आर्गूमेंट्स में मेरिट है, हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं और जल्द हम डिसाइड करेंगे विद द कैबिनेट डिसीजन के विच इज़ द राइट वे फॉरवर्ड। जो आपने रूटीन को शुरू किया था नाम लिखने का, तो दूसरे नंबर पर मेरा नाम था, मैंने सोचा मेरा नाम स्केच किया जा रहा है। पहला सवाल आपसे, और दूसरा सवाल मिनिस्टर साहब से, मंजूर खान साहब से, कि मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं वो कितने बिलों के नायकान हैं, और इसके अलावा जो कि आपके जो निगरान वज़रा हैं वो कितना बिजली जो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि यहाँ पर जो एहतियार का इदारा मौजूद है टैक्स कलेक्शन के लिए, लेकिन नेत्रा ऐसे ही एक इदारा बन गया है, वो भी टैक्स कलेक्शन बिलों में उनके भी मुख्तलिफ किस्म के टैक्स शामिल किए जा रहे हैं। अब ये भी पेशेनगोई की जा रही है कि बहुत ही जल्द कस्टम टैक्स भी बिल में शामिल किया जाएगा। मैं पहले जवाब दे दूं जो मुझसे मुतल्लिक है। ये जो नया निज़ाम है ये दुनिया भर में ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ नहीं होता था क्योंकि हमारे यहाँ अफरा तफरी ज़्यादा होती थी। जब लिस्ट बनती है कि कौन सवाल करना चाहते हैं, उसमें किसी भी नंबर से हों, लेकिन सवाल पहले किसके पास जाएगा, PIO साहब हमारे साथ मशवरे के साथ करते हैं और हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो अगर आप पहले आए और आपने अपना पहला नाम लिख लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि
पहला सवाल करने वाले आप हैं। चलिए। अच्छा, अब ये मामला टैक्सों वाला है। देखिए, मैं तो एज पावर सेक्रेटरी, मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं बिजली के बिल के अलावा कुछ कलेक्ट करूं, क्योंकि वो मेरे लिए कंडीशनल जिम्मेदारी। लेकिन हम सब एक रियासत का हिस्सा, और रियासत के अगर एक हिस्से को दूसरे हिस्से की ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल करना रियासत का पूरा हक है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मेन टैक्स कलेक्ट होता है वो 18% है, जो जीएसटी है। जीएसटी तो जो भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसी के साथ ही कलेक्ट होगा ना, और कोई तरीका ही नहीं। तो 18% को तो आप भूल जाए, जो 18% मेन टैक्स कलेक्ट होता है। जब मैं शर्ट खरीदता हूं तो दुकानदार मेरे पैसे काटता है, और दुकानदार पाबंद है कि वापस जाके एफबीआर को जमा करें। बिजली, क्योंकि बिजली के दुकानदार हम हैं, तो हम अपनी दुकान से जब बिजली बेचते हैं तो हम 18% साथ कलेक्ट करते हैं और उसे जमा करते हैं। तो जीएसटी के ऊपर डिबेट नहीं है। डिबेट है इसके अलावा जो टैक्सेस है। अब अलावा टैक्सेस क्या है? एक बहुत मामूली सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविंशियल टैक्स है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे बहुत से काम करती है, वो 0.15%, एक वो है। एक टैक्स है इनकम टैक्स के ल्यू में, जो सिर्फ कमर्शियल से लिया जाता है। आपको पता है हमारी ट्रेडर कम्युनिटी अल्लाह के फजल से टैक्सेशन से हमेशा इम्यून रही। उन्होंने जैसा भी हुआ है, उन्होंने टैक्स देना मतलब वो समझते गुनाहे अजीम है। तो एफबीआर ने ये सोचा कि बिजली का बिल तो ये देते, तो इनसे कुछ टैक्स तो ले लिया जाए। वो बड़ा मामूली है, अगर आप उनकी रिटेल के हिसाब से देखें तो बहुत मामूली। उन्होंने रेशो निकाली कि अगर इतना बिल होगा तो मिनिमम उसकी सेल क्या होगी, तो वो एक्चुअली तो फिर मिनिमम इनकम क्या, उससे कोई 10% भी नहीं है, वो इससे ज्यादा नहीं है वो जितना उनका इनकम टैक्स होना चाहिए। तो वो सिर्फ कलेक्शन मोड है, हम एक एजेंसी का रोल उसमें करते हैं। दो टैक्सेस आप और देखते होंगे, एक का बड़ा मजाक भी बना, उसका नाम फर्दर टैक्स है। तो अच्छा नाम नहीं है तो लोगों ने उसकी मीन सी भी बनाई हुई है। वो दरअसल ये है कि वो ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो वैसे तो जीएसटी के रिजीम में जाते हैं और वो रजिस्टर्ड हैं एफबीआर के पास, जब उन्होंने हर महीने, आपको पता है जीएसटी की आपने वो रिटर्न जमा करनी होती है, तो जिस महीने वो रिटर्न नहीं कर तो वो इनएक्टिव कंज्यूमर हो जाते हैं, तो उससे एक प्रिजम्पटिव टैक्स वो ले देते हैं, ताकि ये फिर जब जमा कराएंगे तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। वो हम बिजली के बिलों के जरिए कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, एफबीआर भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, जिसलिए एफबीआर को वो तनख्वाहें देते हैं, हमें भी फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है। तो फेडरल गवर्नमेंट अपने किस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ इस्तेमाल करना चाहती है उसमें कोई, डोमेस्टिक से आप देखें वो बुनियादी तौर पर वो 18% जीएसटी दिया जा रहा है, बाकी ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के डिफरेंट टैक्सेस है जो दिए जा रहे हैं। तो मेरा पहला जो सवाल वो क्या है? वो चारों सूबों के हुकूमतें, हाँ वो मैं बताता हूँ। वो टोटल कोई एरिया जो सूबाई हुकूमतों की तरफ है वो 120 अरब रुपए का है, जिसमें से कोई 55 अरब रिकनसाइल हो गया हुआ है। 55 अरब के ऊपर हमें सूबाई हुकूमतों ने शोध किया है कि अगले 2-3 महीनों में वो पेमेंट कर देंगे। तो मोस्ट प्रॉबली हमारा ये 55